एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। और ये हमारा इंग्लिश फ्लैमिंगो जो चैप्टर सेकंड है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो हाफ स्टोरी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। ये होगी हमारी सेकेंड स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो ये लाइन हमें बीच में मिलेगी इसमें। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो जैसे कि आपको पता था कि इसमें जो स्टोरी है वो लेखिका बता रही है, तो अब वो एक मुकेश नाम के बच्चे से मिलती है। ये दूसरी स्टोरी है उसकी, जो क्या बोलता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। उसको क्या बनना था? मोटर मैकेनिक बनना था। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क। जो लेखिका होती है उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है कार के बारे में, कुछ जानते हो तुम? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो बच्चा कहता है कि नहीं, मतलब वो कहता है कि मैं सीख लूँगा। लुक स्ट्रेट इन टू माई आइज। वो लेखिका की बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के ये बात कहता है कि मैं सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of a street that fell his town फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल। वो कह रही है कि जो उस बच्चे का ड्रीम था वो एक मिराज की तरह था। मिराज अगर आपको पता हो तो जैसे डेजर्ट में, डेजर्ट के लिए यूज़ होता है कि हम वहाँ पर हमें लगता है कि जो पानी है वो हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हम जैसे ही उस जगह तक जाते हैं वहाँ पर पानी होता ही नहीं है, वो हमें फिर और दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो मिराज का मतलब वो एक भ्रम है कि उस बच्चे के लिए उसका जो ड्रीम था वो एक भ्रम की तरह था, जो कि कहाँ पर गुम था। वो जो फिरोज़ाबाद है उसकी जो गलियाँ हैं, धूल भरी जो गलियाँ हैं, ठीक है ना, उनमें वो जो उसका जो ड्रीम था वो एक भ्रम की तरह था। क्योंकि वहाँ पर जो फिरोज़ाबाद है वो फेमस है किस लिए? वो बैंगल्स के लिए फेमस है, और ज़्यादातर काम वहाँ ये जो बैंगल्स बनाने का होता है यही काम है। और उस बच्चे का जो ड्रीम है वो वहाँ पर एक तरह से उसके लिए भ्रम की तरह ही है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles, and it is the center of India glass blowing industry, where families have spent generation work around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर दूसरी भी और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं फिरोज़ाबाद में, जो सभी के सभी किस काम में लगी हुई हैं? जो बैंगल्स बनाने का जो काम है उसमें लगी हुई हैं। इंडिया का ये हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है फिरोज़ाबाद, जहाँ पर ज़्यादातर जो ग्लास ब्लोइंग का जो काम है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो खुली हुई हैं। और यहाँ पर फैमिलीज़ बहुत सारी, मतलब जो फैमिलीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अभी से कर रही हैं, बल्कि जो उनकी जनरेशन है वो इन्हीं भट्टियों के आसपास रह के उनकी पूरी जनरेशन ने अपना जो टाइम है वो बिता दिया है उन भट्टियों के पास, जो वेल्डिंग ग्लास होते हैं उनके पास। और वो यहाँ पर क्या बनाते हैं? चूड़ियाँ बनाते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बैंगल्स बनती है कि ऐसा लगता है कि लैंड पे जितनी भी वुमेन हैं उन सब के लिए चूड़ियाँ यहीं पर बन रही है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम। जो मुकेश की फैमिली है वो भी उन्हीं बहुत सारी फैमिलीज़ में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो देखो ये कह रहा है कि जो मुकेश की फैमिली थी वो भी उन्हीं फैमिलीज़ में से एक थी जो चूड़ियाँ बनाते थे, वहाँ पर बैंगल्स बनाते थे। और कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर जो काम करना बच्चों के लिए इलीगल होता है। ऐसे बड़े बड़े जो ग्लास फर्नेसेस होते हैं, बड़ी बड़ी जो यहाँ पर ये ग्लास बनाने की जो भट्टियाँ होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और डिंगी का मतलब होता है डार्क, है ना, और यहाँ पर सेल का मतलब जो बड़े बड़े जो वहाँ रूम होता है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उसमें ना हवा होती है सही से ना पानी होता है। तो ऐसी जगह पर बच्चों का काम करना इलीगल माना जाता है। अगर यहाँ पर लॉ लगा दिया जाए और इन लोगों को लॉ पता चल जाए तो इस वजह से यहाँ पर काम करने वाले कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, है ना, वो बाहर हो जाएंगे, इन भट्टियों से बाहर हो जाएंगे अगर यहाँ पर सही तरीके से कानून को लगा दिया जाए। ठीक है, जो अपना जो बहुत सारा जो टाइम है वो इन्हीं इसमें इस काम में बिता देते हैं। ऑफर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और इसी वजह से उनकी जो आंखों की रोशनी है, जो ब्राइटनेस है, वो भी क्या होती जा रही है? बहुत कम होती जा रही है। मुकेश आइज beam as a volunteer to take me home, which he proudly says it is being rebuilt. जो मुकेश होता है वो लेखिका से बोलता है और बहुत ही उसकी आंखों में बहुत ही चमक होती है, और वो लेखिका से क्या बोलता है कि मेरे साथ घर चलो। और ये बात वो बहुत ज़्यादा प्राउडली कहता है कि मेरा घर तो अभी अभी बना है। We walk down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling wall, wobbly doors, and no windows, crowded with the families of human and animal coexisting in a primeval state.
लेखिका कहती है कि जब वो उसके साथ जाती है तो वो जो गलियाँ होती हैं वो गार्बेज से एकदम चौक्ड होती, भरी हुई होती हैं, ठीक है। टूटे फूटे घर होते हैं, बहुत पुराने घर होते हैं, जिनकी जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल एकदम लड़खड़ाई सी होती हैं कि कुछ नहीं पता कि वो कब गिर जाए। और जो डोर होते हैं वो भी बिल्कुल हिले हुए से होते हैं, कोई विंडो नहीं होती है। और फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि मतलब एक छोटा सा घर है, उसमें ह्यूमंस भी हैं, है ना, साथ में एनिमल्स भी हैं, सब साथ रह रहे हैं और छोटे से घर में। उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि बहुत एशियन टाइम की बात हो, ठीक है। या प्रीमिवल का मतलब है कि जो एशियन टाइम में भी लोग ऐसे रहते थे ना, कच्चे घर बना लिया करते थे, उसमें जानवर भी उसी में रह रहे हैं, इंसान भी उसी में रह रहे हैं। तो कह रही है कि उनके घर की हालत को देख के बिल्कुल मुझे लग रहा था जैसे कि मैं एक बहुत पुराने समय में आ गई हूँ। He stopped at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and push it open. कहती है कि वो एक घर के बाहर रुकता है, ठीक है। एक घर होता है, उसमें एक डोर लगा होता है, वो डोर का भी वही हाल होता है जो बाकी घर का होता है, बिल्कुल हिला हुआ सा दरवाज़ा होता है वो उस दरवाजे को अपने पैर से खोलता है, ठीक है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और वो जो घर होता है बड़ा आधा अधूरा सा बना हुआ होता है वो। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is the firewood stove over which sit a large vessels of sizzling spinach leaves. वो कहती है कि वो जो टूटा फूटा सा घर होता है उसके एक साइड में एक मिट्टी का चूल्हा सा बना होता है, ठीक है ना, और उस पर एक बहुत बड़ा लार्ज वेसल रखा होता है, एक बर्तन रखा होता है जिसमें कि क्या पक रहा होता है, पालक। ऑन द ग्राउंड एंड लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और साइड में बहुत बड़ी बड़ी लार्ज एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी होती हैं जिसपे कुछ और सब्जियां कटी हुई रखी होती है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और वहीं पर ही एक फ्रेल का मतलब होता है जो वीक हो, जो दिखने में वीक लग रहा हो, एक बहुत ही वीक सी यंग वुमेन होती है जो अपनी फैमिली के लिए शाम का खाना तैयार कर रही होती है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर। वो जो और लड़की होती है, जो वुमेन होती है, उसकी जो आंखें होती है वो धुएं से बिल्कुल भरी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही होती है। वो किसकी वाइफ होती है? जो मुकेश का बड़ा भाई होता है उसकी वाइफ होती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वो देखने में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, वो मुकेश से थोड़ी बहुत ही बड़ी लग रही थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। लेकिन वो उस घर की बहू थी तो इसलिए वो बहू वाली सारी कमांड को फॉलो कर रही थी। बहू मतलब डॉटर इन लॉ थी वो, और अब उसके कंधों पे 3 आदमियों को संभालने का बोझ था, उसका पति मुकेश और जो उसके ससुर थे, ठीक है ना, जो उसके फादर इन लॉ थे। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. तो जैसे ही वो जो ओल्डर मैन होता है, जो उसके फादर इन लॉ होते हैं, वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं, वो जल्दी से भागकर कहाँ जाती है, एक टूटी सी दीवार होती है उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है, और फिर अपना जो व्हील का मतलब यहाँ पर है कि वो घूंघट लेती है और अपने फेस को कवर कर लेती है। एज कस्टम डिमांड, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ऐसा था उस समय, मतलब अभी भी होता है वैसे तो, लेकिन जो डॉटर इन लॉज है उसको जो अपना फेस है वो कवर करना होता है। जैसे ही कोई मेल एल्डर, कोई जो घर का जो कोई भी बड़ा आदमी है, वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो घर में जो भी कोई औरत होती है, बहू स्पेशली, उसको अपना फेस कवर करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर। तो ये कह रहा है कि जो वो जो एल्डर होता है जो अभी आए हैं, मतलब वो क्या होता है, एक बहुत गरीब बैंगल मेकर होता है, चूड़ियाँ बनाने वाले, है ना, गरीब होते हैं और चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। वो कह रही है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने, इतनी सालों की मेहनत के बाद भी, पहले वो एज अ टेलर काम कर चुके थे और अब वो चूड़ियाँ बनाते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी सालों की, वो आज तक भी अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाए हैं, अपने घर को सही नहीं करवा पाए हैं। यहाँ तक कि अपने जो दोनों उनके बेटे होते हैं उनको भी स्कूल नहीं भेज पाए, उसमें भी वो फेल हो गए। अगर वो जो कुछ भी वो जानते थे वो बस यही था कि जो बैंगल्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और वही चीज़ उन्होंने फिर क्या कर दी, अपने बच्चों को सिखा दी। It is his karma and his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle. तो तभी जो मुकेश की दादी होती है वो क्या कहती है कि ये तो इनके कर्म है, ये तो इनके नसीब है। और उसकी दादी वही औरत है जिसने खुद लाइफ टाइम अपने हस्बैंड को चूड़ियाँ बनाते हुए देखा है, उनको पॉलिशिंग करते हुए देखा, और जिस वजह से जो उनके हस्बैंड थे वो ब्लाइंड भी हो गए थे, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी थी। Can a God given lineage ever be a broken?
जो उसकी दादी होती है वो क्या कहती है कि ये तो भगवान ने हमें इस काम से जोड़ा है ना, तो क्या हम इस काम से अपना पीछे छुड़ा सकते हैं, इस काम से हम कैसे दूर हो सकते हैं। अगर हम इस कास्ट में बैंगल जो मेकिंग है, बैंगल्स जो मेकर्स है, अगर हम इनकी कास्ट में पैदा हुए हैं, सो दे हैव नथिंग बट अ बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। ठीक है, तो मतलब वो जो लोग वहाँ पर बैंगल्स बनाने की जो कास्ट पैदा होते थे, मतलब जिनका जो सालों से वही काम चलता आ रहा है बैंगल्स बनाने वाला, तो उन्होंने उसको अपना कास्ट मान लिया था कि ये हमारे कास्ट का ना यही काम है। अगर आप उनको देखते हो तो उनको कुछ नहीं, उनको और कुछ काम आता ही नहीं था। अगर आप उनका घर देखोगे, उनके यार्ड देखोगे, ठीक है, उनकी स्ट्रीट देखोगे, तो आपको हर तरफ सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ चूड़ियाँ बनाने वाला काम ही मिलेगा। Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 color of the rainbow। वहाँ पर हर तरह की, हर कलर की चूड़ियाँ थी, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें सनी गोल्ड था, पैडी ग्रीन था, रॉयल ब्लू था, पिंक, पर्पल, ठीक है, ये सारे कलर मिल जाएंगे। जितने भी जो रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं, उनसे जितने भी कलर बन सकते हैं, उस कलर की चूड़ियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी, जो कि एक ढेर में पड़ी होती हैं बिना सजाए हुए, ठीक है। और उनको लाधा जाता है, एक 4 व्हील्ड हैंड कार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें उनको लाधा जाता है। और उस हैंड कार्ट को कौन चला रहा था, एक यंग मैन उसको खींचता है, और उसे खींच के जो गलियां होती हैं उस टाउन की, छोटी छोटी जो नैरो गलियां होती हैं, उनमें से निकाला जाता है। And in dark hut man, next to the line of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their father and mother, welding pieces of colored glass into circle of bangles। लेखिका कहती है कि उसमें जो वो जो गलियाँ थी, उसमें उसमें बहुत ज़्यादा जो वो झोपड़ियाँ होती हैं, उनमें अंधेरा होता है, ठीक है, और एक दिया जल रहा होता है, जो ऑयल लैम्प वाला जो दिया होता है वो जल रहा होता है, ठीक है। और उसी के आसपास जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स और मदर, मतलब अपनी जो फादर और मदर होती हैं, उनके साथ वहाँ पर बैठे रहते हैं। और क्या काम कर रहे होते हैं, जो कलर्ड ग्लास के जो पीसेज होते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने के लिए एक सर्कल कंप्लीट करते रहते हैं, वो जो ग्लास को जोड़ जोड़ के। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उन ऐसे अंधेरे में काम कर करके जो उनकी आंखें हैं वो डार्क में एडजस्ट हो चुकी है, मतलब अब उनको अगर कम रोशनी है तो डार्क में उनको अच्छे से दिखता है, लेकिन जैसे ही वो दिन की रोशनी में आते हैं तो उनको थोड़ा जो दिखने में प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इससे पहले कि वो एडल्ट होते हैं, उससे पहले ही वो अपनी जो आई साइट है उसको खोने लग जाते हैं, उनको जो देखने में दिक्कत होने लगती है, वो सही से बड़े भी नहीं हो पाते हैं, बचपन में ये सारे काम कर करके उनकी जो आई साइट होती है वो वीक हो जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sit alongside an elderly woman soldering pieces of glass। लेखिका कहती है कि वो एक बच्ची को देखती है, एक यंग गर्ल होती है जिसने एक पिंक ड्रेस पहना है, और उसकी जो कलर का जो उसकी जो ड्रेस का जो कलर है वो काफ़ी हद तक उड़ चुका है। वो एक महिला होती है, काफ़ी बड़ी महिला होती है, उसके बराबर में बैठी हुई वो जो चूड़ियाँ के जो पीसेज होते हैं, उन ग्लास पीसेस को जोड़ती रहती है। और एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ इतने तेज चल रहे होते हैं उस काम को करने के लिए जैसे कोई मशीन। आई वंडर इफ शी नो द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। वो कहते हैं क्या इस बच्ची को ये जो चूड़ियाँ हैं, जो ये चूड़ियाँ बना रही है, बैंगल्स जो बना रही है, क्या इसकी पवित्रता के बारे में पता है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन अ मैरिज। लेखिका कह मतलब वो खुद ही बता रही है लेखिका कि ये इंडियन वुमेन्स का सुहाग है, और उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एक बहुत ही पवित्र चीज़ है उसकी शादी के लिए, ठीक है। इट विल डाउन और सडनली वन डे वैन हर हेड इज ट्रैप्ड विद अ रेड व्हील, हर हैंड डाइड रेड विद अ हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। लेखिका कह रही है कि इस बच्चे को तब ये बात पता चलेगी जब इसके सर पे जो रेड कलर का जो घूंघट है वो रखा जाएगा उसके सर पे, और जो उसके हाथ हैं उसमें लाल मेहंदी लगेगी, और उसके हाथों में जो रेड चूड़ियाँ हैं वो पहनाई जाएगी। जब वो दुल्हन बनेगी तब उसको इन सब बातों का पता चलेगा। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु हैज़ बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि जो ये ओल्ड जो वुमेन है, जो महिला उसके बराबर में बैठी है, जो कि इन सब चीज़ को पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुकी हैं सालों पहले, क्योंकि भाई वो जो ओल्ड महिला है उसकी तो शादी हो चुकी होगी, तो वो जो लेखिका भी बता रही है ये सब चीज़ें ये ओल्ड वुमेन पहले ही एक्सपीरियंस कर चुकी होगी सालों पहले, ऐसा जो लेखिका है वो बता रही है। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया है, तो वो जो बूढ़ी जो महिला है उसके हाथों में बैंगल्स होती हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं होती है, कि मतलब चूड़ियाँ बनाते बनाते वो भी अपने जो आंखों की रोशनी है वो खो चुकी होती है। वो जो बूढ़ी महिला होती है वो क्या कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि मतलब आज तक उसने अपनी लाइफ में एक टाइम भरपेट खाना भी नहीं खाया है, और बहुत ही दर्द भरी सी आवाज़ में वो इस बात को बोलती है।
शी हैज़ नॉट इन्जॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। तो वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक समय का खाना भी पेट भर नहीं खाया है, ठीक है। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसने अपनी लाइफ में, यही चीज़ है जो उसने कमाई है अपनी लाइफ में, जो वो अपना हाल बता रही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका जो हस्बैंड होता है वो भी काफ़ी बूढ़ा आदमी है ना, उसकी लंबी लंबी सी बियर्ड है उसकी। वो कह रहा है कि वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई काम नहीं जानता है। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और इसी काम को जानकर और करते हुए उसने जो भी कुछ है बस वो क्या कर पाया है, अपनी फैमिली के लिए घर बना पाया है, ये सब चूड़ियाँ बनाकर। Hearing him, one wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. लेखिका कहती है कि सुन के कम से कम चलो मुझे ये चीज़ सही लगी कि एटलीस्ट वो चूड़ियाँ बना के अपने घर, अपने फैमिली के लिए वो एक घर तो बना चुका है। बाकी लोग तो उसे बनाने में फेल हो गए हैं, है ना, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कम से कम ये आदमी ये चूड़ियाँ का काम करके ये कम से कम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए छत तो ढूंढ पाया है अपने सर के ऊपर। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो ये वहाँ पर अगर आप किसी भी घर में बात करोगे तो ये हर घर की बात थी कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और दूसरा काम कर सके, ठीक है, कि मतलब ठीक है उनके खाने की गुजारे हो जाए वही बहुत है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यही शिकायत जो उनके एल्डर्स करते हैं, यही शिकायत अब वो जो दूसरे जो यंग मैन हैं वह भी वे मतलब वो लोग भी यही शिकायत करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है समय के साथ फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वहाँ के लोग इतना सालों से इतनी मेहनत कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अब वो कुछ जो उनकी कुछ करने की जो इच्छा होती है, कुछ नई करने की जो इच्छा होती है, वो सब खत्म हो चुकी हैं। उनकी जो ड्रीम थे, उनके जो सपने देखने की जो इच्छा होती है, वो सब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। लेखिका उनसे बोलती है, जो वहाँ पर एक ग्रुप होता है यंग मैन का, उनसे बोलती है कि आप सब अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, आप सब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मिडिल मैन का जो सर्कल है, जिसमें आपके फादर फॉर फादर आपकी जनरेशन जो फंसी हुई है इन मिडिल मैन के चक्कर में, जो आपसे सामान लेते हैं फिर जाके कहीं हाई रेट में बेचते हैं, मतलब आपसे तो सस्ते में काम करवाते हैं और फिर वही उसी चीज़ को बाहर हाई फाई रेट में बेचते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप खुद का अपना एक कोऑपरेटिव बना लीजिए। तो वहाँ के लोग वो क्या बोलते हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस बीटर एंड ड्रैग टू अ जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। वो कह रहा है अगर हम सब ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं ना, तो हम ही वो लोग होंगे जिनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर हमको मारेगी, है ना, फिर हमको जेल में डाल देगी, कुछ भी हमारे ऊपर इलीगल नाम लगाते हुए कि हम तुम ये इलीगल काम कर रहे हो, और ऐसा कहते हुए वो हमें मारेगी भी, पीटेगी भी और जेल में भी डाल देगी। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। लेखिका कह रही है कि उनका अपना कोई लीडर नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, जो वहाँ के बच्चे थे, यंग मैन थे, वो भी बिल्कुल उसी तरह थक चुके थे जैसे कि उनके फादर थे, वो थक चुके थे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजस्टिस। उनकी जितनी भी बातें थी उन लोगों की, वो सिर्फ 3-4 चीज़ों के आसपास ही घूम रही थी, गरीबी, उदासीनता, लालच, है ना, और इनजस्टिस। वो घूम फिर के इन्हीं बातों पे आ रहे थे। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। मैंने जब उनकी बातों को सुना, उन लोगों को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर 2 वर्ल्ड में बटे हुए हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ अ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, एंड द अदर विस्कस सर्कल ऑफ द साहूकार। तो ये कह रही है कि मैं जब इन लोगों से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जो यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है। उनमें एक पार्ट में तो वो लोग हैं जो गरीबी के शिकार हुए पड़े हैं, जिनके ऊपर ये जो कास्ट है कि उनको चूड़ियाँ ही बनानी है ना, उनके ऊपर वो इतने से बर्डन है कि उनको यही काम करना है, ठीक है। उनके पास उनके खाने की गुजारी नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ वो उस गरीबी में फंसे हुए हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो साहूकार हैं, जो मिडिल मैन हैं, पुलिस मैन हैं, लॉ के कीपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, और इनकी अपनी अलग दुनिया है, ठीक है, और ये लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे हैं।
टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ये दोनों ही वर्ल्ड मिलकर वो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पे उन्होंने एक हम कह सकते हैं बोझ डाल दिया है, जिससे वो बच्चे उभर नहीं पा रहे हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज अ नेचुरली एज इज फादर। और इससे पहले कि वो बच्चे कुछ समझ पाएँ, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि उनके फादर्स ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। To do anything else what mean to dare, and daring is not the part of his growing up. When I sense a flash of it, मुकेश, I am cheered। मतलब वो जो लोग हैं वो हिम्मत भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ नया करें, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है जो हमारे फादर ने किया वही हम करेंगे, क्योंकि हम तो पैदा ही इस कास्ट में हुए हैं और हमारा काम ही यही है। वो इस चीज़ को अपना नसीब मान चुके हैं। लेकिन वो कहती है कि लेकिन जब मैं मुकेश को देखती हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और वो कहता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है, वो बार बार ये चीज़ बोलता है कि वो गैरेज जाएगा और वहाँ काम सीखेगा, ठीक है। तो उसको ना बड़ी खुशी होती है लेखिका को कि चलो इस बच्चे में इतनी हिम्मत है कि ये उस चीज़ से कि सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं बनाना है, बैंगल्स मेकिंग ही नहीं करना है, उसके अलावा भी यहाँ ये जो बच्चा है ये कुछ अलग करने की सोचता है। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो वो जो लेखिका होती है उस बच्चे से कहती है लेकिन गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो वो क्या बोलता है, आई विल वॉक, ठीक है मैं वॉक करके जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। लेखिका मुकेश से पूछती है क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही सडनली साइलेंट, नो ही सेज। लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि नहीं, और नीचे ज़मीन की तरफ देखने लग जाता है। इन इज स्मॉल मुरमुर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू अ रिग्रेट। वो बच्चा इस बात को बड़ा धीरे से बोलता है और थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, लेकिन वो किसी बात का अफसोस नहीं करता। He is content to dream of car that he sees huddling down the street of his town। वो जब अपने आसपास जो कार वगैरह देखता है, वो उस कार को देख के ना वो बच्चा बड़ा सेटिस्फाई रहता है जो कार उसके टाउन में स्ट्रीट्स में घूमती रहती हैं, ठीक है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। और फिरोज़ाबाद में कुछ एयरप्लेन्स वगैरह भी होते हैं जो कभी कभी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्टोरी है ये एंड हो जाती है। हम दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं इसके। अब हम चैप्टर 3 में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू।